ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, खोखरिया गांव पास में एक छोटा सा कस्बा है रनायरा, आपके कहीं रिलेशन होगी, वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पे एक स्कूल है सांदीपनी अकेडमी रनायरा राठौर, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और मेरा नाम है बगदू राजपूत और मैं काव्य पाठ करता हूँ। पहली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस देश की संस्कृति वहाँ जा चुकी है पहनावे में, गाँव तक सभ्यताएँ और लिमिट है, बट थोड़ा सा स्तर अगर ऊपर उठाए जिला तो वहाँ तक भी सीमित है। बट हम देखें इंदौर, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, वहाँ कपड़ों की मर्यादाएं वहाँ पहुँच चुकी है कि जिसकी कोई मतलब ना तो लाज है और ना हया है और ना शर्म है। बहुत बढ़िया। तो उस पर एक छोटी सी कविता है। मिलती नहीं दुनिया में अब मीरा की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शिला की जवानी, आंखों में शर्म न कोई जुबां पे बची है, बस जिस्म दिखाने की घमासान मची है, लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई और साड़ी को फेंक लड़कियां विदेशी वस्त्रों में आ गई, साड़ी में फेंक लड़कियां विदेशी वस्त्रों में आ गई। दूसरी, इस देश में सीता, सावित्री, राधा, रुक्मणी, विशाखा, ललिता ऐसी नारियों को, लक्ष्मीबाई, पद्मावती, कर्मावती ऐसी नारियों को लाना था, लेकिन ये देश कहाँ पहुँच गया। जब इतनी विदेशी वेश्याएं इस देश में थी तो उस एक और विदेशी वेश्या को इस देश में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारी संस्कृति उतनी अंदर जा रही है कि हम यही नहीं देख पा रहे हैं कि किसको लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए। लता के रेप देख कोहो रे में छा गए, लता के रेप देख कोहो रे में छा गए, भारत के संस्कार तार तार हो गए, लाना था संस्कृति मगर ये कौन आ गई, सीता के देश में सनी लियोन आ गई, सीता के देश में सनी लियोन आ गई। कपड़े और स्त्रियां। दूसरा, हम इस देश में जैसे कि हम मनाते हैं 26 जनवरी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, बस इस पर हम याद कर लेते हैं महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। बस ये 2 दिन ही क्या हमें याद करने के लिए? चाहो तो हर दिन भगत सिंह को याद कर सकते हैं हम, पर हमारे मतलब हमारा वो माहौल ऐसा हो गया कि बस 26 जनवरी आई तब लगाया फोटो और पूजा कर दी, बस बात खत्म। क्या वो यही करने के लिए गए कि बस 2 ही दिन पूजो उनको अपन? और याद कर रहे हैं हम उनको छोड़कर बाकी जो मूर्ख लोग हैं जिनका इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले एक ट्रैक्टर चालक की डेथ हुई थी सर, संदीप करके कुछ नाम था। अब वो उसने ना तो देश के लिए कुछ किया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु डेट पे बड़ा स्टेटस डाले गए, आई मिस यू। अब उसने क्या किया ऐसे देश ने? एक वो मूसे वाला भी मारा था, कौन सा देश पे अच्छा गाना गाया उसने सिवाय संस्कृति को बिगाड़ने के, लेकिन उसकी डेट पे भी लिखा गया आई मिस यू। क्या जरूरत थी उन लोगों को याद करने की? कभी भगत सिंह की मृत्यु पर हम 26 जनवरी 15 अगस्त में मनाते हैं, उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, यही नहीं पता हमको। तब उनके जन्मदिन पर जयंती लिख दे, मृत्यु कुछ विश कर दे। भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, भारत का युवा नेता सो के रजाई में पड़ा है। अशफाक, काकी और कुल्ला की कोई मुस्लिम बात तक नहीं करता, बिस्मिल शेखर और सुभाष को कोई हिंदू याद नहीं करता। हंसते हंसते जो फांसी के तख्ते पे झूल गए, हनी सिंह और मूसेवाला तो याद रहा, लेकिन हम भगत सिंह को भूल गए, हम भगत सिंह को भूल गए। देखो कविताएं बहुत है। एक संस्कृति की अगर बात है तो माँ भारती है, सरस्वती माता है। इस देश में मुगलों को सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, कोई बताएगा खड़ा होकर नाम? महाराणा प्रताप। देखो मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा मत लाना कि सर जातिगत बात नहीं, मैं राष्ट्रगत बात कर रहा हूँ, है ना। वरना ऐसा हो जाता है कभी कभी कि, है ना, उनका कार्य ऐसा था कि उन्हें याद करना पड़ता है। स्वाभिमान के योम पटल के सारे तारे टूटे थे, खंडित हिंद ध्वजा थी सारी, देश भाग के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिमी भाषा बोल गया, चंद मुगलिया कुनबा आकर अपना निज बल तोल गया, तब भारत मां की गोद से उम्मीदों का अवतार हुआ और महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ, महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। ऐसा ऐसा व्यक्ति हमारे देश में आए हैं। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले, जैसे आप तो बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा, सर को पता होगा, अभी 1-1.5-2 साल पहले एक भारत का एक सैनिक 6 दिन बर्फ के अंदर रहा और 6 दिन बाद भी वो जिंदा मिला। हनुमंत थप्पा, कभी नाम सुना हो तो। 6 दिन बर्फ वो बर्फ में दब गया और बर्फ उसके ऊपर रही, मतलब 6 दिन बर्फ के अंदर। व्यक्ति मुश्किल से 1 मिनट बर्फ के अंदर नहीं, बर्फ के अंदर है ना, मतलब पानी के अंदर है ना, वो 6 दिन बर्फ के अंदर 7.5 फीट अंदर रहा और फिर भी वो जब मिला तो जिंदा मिला। बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया और उसके भी 1 दिन बाद उसकी डेथ हुई। जवान था, भारत का आर्मी का जवान। तो उस पर एक कविता है कि 6 दिन भी जिंदा रहा, 7वें दिन मिलिट्री हॉस्पिटल में आकर उसकी वास्तव में मृत्यु क्यों हो गई? आपको पता है उसी वक्त जब वो 6 दिन इस मुल्क की इस धरती में जब वो दबा हुआ था, तभी एक निज़ाम हैदराबाद का ये बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और वहीं बिहार का एक निकम्मा, एक नालायक नेता कन्हैया कुमार बोलता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब वो 6 दिन अंदर दबा हुआ था, 7वें दिन मिलिट्री हॉस्पिटल में गया और उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी मृत्यु का कारण मेरी कविताओं के माध्यम से। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर कब का अंबर में खो गया होगा। वो जीना तो चाहता था अभी भी इस देश के खातिर, मगर इन गद्दारों को देखा तो फिर सो गया होगा, इन गद्दारों को देखा तो फिर सो गया होगा। इस देश की संस्कृति प्रेम के माध्यम से न जाने कहां पहुंच गई। न तो प्रेम की परिभाषा पता है और न प्रेम करना जानती है। प्रेम माता से पुत्र का किया जाता है, पिता से पुत्र का किया जाता है, पत्नी से प्रेम का किया जाता है, लेकिन इस देश की संस्कृति न जाने। और वैसे तो हमारे जैसे अभी एक बात ध्यान रखना, अभी जनवरी चल रहा है, अगले मंथ में आएगा 14 फरवरी आएगा ना, वैलेंटाइन डे। वो हमारा त्यौहार नहीं है, हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी हम मूर्खता की तरह बड़ा हैप्पी वैलेंटाइन डे डालते हैं, करते हैं बिना काम का प्रचार। ना तो किसी को कुछ देते हैं ना कुछ, खाली व्हाट्सएप। क्या मतलब बिना काम का लिखना है? लिखना ही अगर हैप्पी वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस अगर मनाना है तो कृष्ण के जन्मदिन पर मनाओ, क्योंकि उन्होंने प्रेम किया था राधा से। प्रेम दिवस ही अगर मनाना है तो कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक दूसरे से बड़ा प्रेम किया। यशोदा ने कृष्ण से किया, कौशल्या ने राम से किया, सीता ने राम से किया, राधा ने कृष्ण से किया। ना जाने हिंदुस्तान की संस्कृति में इतना इतना अच्छा अच्छा प्रेम हुआ। उस दिन को प्रेम दिवस मानो। क्यों वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं? मनाना है तो बहुत सारे अवसर है वैलेंटाइन डे मनाने का। महाराणा प्रताप के दिन मनाओ, पृथ्वीराज चौहान के दिन मनाओ, महात्मा गांधी के दिन मनाओ, भगत सिंह के जन्मदिन पर मनाओ, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्र से प्रेम किया। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी के लिए स्वयं को गोली मार ली। उनके दिन प्रेम, क्योंकि उनको इस मातृभूमि से इतना प्रेम था। प्रेम तो वो भी तो है, प्रेम एक ही प्रकार का थोड़ी होता है। ऐसा ही प्रेम एक राजस्थान के मेवाड़ में एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी राजकुमारी, उसका विवाह हुआ। उसका विवाह वो हाड़ा रानी थी, सुना होगा सर आपने कहीं नाम? हाड़ा रानी। उसका प्रेम, उसका शादी हुई एक राजकुमार से, दोनों में प्रेम हुआ। बड़े दोनों पति पत्नी थे, प्रेम कोई गलत नहीं है। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि पूछो ही मत। उसके राज्य पर अटैक कर दिया सामने वाली सेना ने। उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता प्रिय, लेकिन पत्नी ने जैसे तैसे समझाया और उसे भेजा कि आप अगर नहीं जाओगे तो सेना नहीं। आज है ना, हम स्वयं स्वावलंबी है। पिछले ज़माने में राजा अगर सर युद्ध करता था तो ही प्रजा जाती थी, बिना राजा के कभी सेना युद्ध करने नहीं जाती थी। राजा अगर लड़ते लड़ते सामने वाली सेना के 10,000, इस सेना के 10,000, सामने वाली सेना के 9,000 मर गए, इधर 9,000 जिंदा है, उसके बाद भी अगर इधर का राजा मर गया तो ये सेना युद्ध हार जाती थी, क्योंकि राजा जिंदा है तो सेना जिंदा है, ऐसा माना जाता था। अब राजा नहीं जाएगा तो सेना जाएगी नहीं। पत्नी ने जैसे तैसे अपने प्रेम से उभारा और उसको भेजा, लेकिन उस नालायक लड़के ने वहाँ रणभूमि में जाकर युद्ध करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। फिर मंत्रियों ने समझाया कि भैया आप युद्ध नहीं करोगे तो हम युद्ध हार जाएंगे। फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं युद्ध करता हूँ, लेकिन अभी जाओ राज दरबार में और मेरी पत्नी से एक प्रेम की कोई निशानी लेके आओ, चाहे अंगूठी ले आओ, मंगलसूत्र ले आओ, साड़ी ले आओ, कुछ भी लाओ। जब तक वो मुझे दिखता रहेगा इस रथ पर तब तक मैं युद्ध करता रहूँगा, मैं उसमें अपनी पत्नी को देखता रहूँगा और युद्ध करता रहूँगा। मंत्री ने बोला कि मूर्ख राजा है, क्या करो, जाना पड़ेगा। वो गया, रानी को बोला कि रानी आपकी एक कोई निशानी मांगी है, उस निशानी को देख देख के राजकुमार युद्ध करेगा, और वो मूर्ख है वो आपका पति, वो अगर युद्ध नहीं करेगा तो हम युद्ध हार जाएंगे। ने सामने वाली सेना निर्बल है, खाली लड़ना है, प्रारंभ करना है लड़ाई, जीता तो हम देंगे पर वो खाली खड़ा रहना चाहिए। मूर्ख वो खड़ा ही नहीं रहेगा तो हम युद्ध कैसे करेंगे, सेना युद्ध नहीं करेगी। रानी ने बोला कि ठीक है, अगर प्रेम की निशानी मांगी है तो आज ऐसा गिफ्ट दूंगी मैं उसे कि जीवन में दूसरी बार वो कभी भी निशानी भी नहीं मांगेगा और कभी मुझे याद भी नहीं करेगा, और याद करेगा तो ऐसा याद करेगा कि वो कभी भी किसी युद्ध से लड़ने से मना नहीं करेगा और अपना नाम अजर अमर कर जाएगा। मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कविता की अंतिम पंक्ति में आपको बताऊंगा कि उस हाड़ा रानी ने वहां पर कौन सा गिफ्ट दिया था वैलेंटाइन डे। ऐसा गिफ्ट होता है। धरा का वक्ष चीर ऐसी धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जैसे वो भी नीलकंठ हो गई, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं सुनी होगी प्यार की, चूड़ा जंग जीत का आशीष दे दिया और थाली में काट शक्तरानी ने शीश दे दिया, थाली में काट शक्तरानी ने शीश दे दिया। ऐसा ये प्रेम है, एक प्रेम हम करते हैं बिना काम का, जिस प्रेम का कोई औचित्य नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। इस देश की संस्कृति में जैसे मैं बात करूं, ऐसी कई चीजें हैं जहां पर बोलना चाहिए। इस देश की लड़की को होना कैसा चाहिए, इस देश की लड़की को कैसा होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं अखबारों में हर 8-10 दिन में एक न्यूज छप जाती है किस दुराचार की, ये उसकी, मतलब आज की लड़की स्वावलंबी होनी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब अपनी सुरक्षा स्वयं कर ले, मनोबल होना चाहिए। ताकत जरूरी नहीं है, व्यक्ति का अगर मनोबल कॉन्फिडेंस हाई है तो व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। ताकत मायने नहीं रखती। आपके सामने कुत्ता आया है, कुत्ते में ताकत ज़्यादा है या कम है, अगर आप जैसे उसकी स्पीड आई और अगर आपने रिटर्न जवाब उसको दे दिया तो वहीं रुक जाएगा, भले उसकी ताकत ज़्यादा हो, क्योंकि वो समझ जाएगा सामने वाला डर नहीं रहा है। वो आपकी ताकत नहीं आंकेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को आंकेगा। देखा होगा आपने कुत्तों को भोंकते हुए, और कभी आपने जैसे ही उसको डांटा और वहीं रुक जाता है, वो वापस दोबारा ऊपर नहीं आता है। और जब तक, और दूसरी कंडीशन, जब तक हम भागते हैं तब तक वो पीछे भागता भी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये डर रहा है,
तो ऐसा ही हमारा है, जब तक हम अपने कॉन्फिडेंस को सामने नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस देश की लड़की को कैसा होना चाहिए? वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। इस देश की लड़की को वास्तविक में कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। हर पंक्ति में एक एक कंडीशन है होने की। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद भी एक निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके हिंद वाली बेटी ऐसी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो भेड़ियों का वृक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। इस देश की नारी को ऐसा होना चाहिए। इस देश में ऐसी कई चीजें हैं। मैंने अभी पहले वो ये जो अभी मैं अभी दूसरी कविता बता रहा हूं आपको, वो कॉपी है बट फिर भी सुना रहा हूं मैं आपको। कपड़े वाली है ना, सुनाई थी ना सबसे पहली कविता कपड़े वाली। नग्नता, कपड़े नहीं पहनना, छोटे कपड़े पहनकर घूमना शहरों में, नग्नता ही है सर एक प्रकार की। नग्नता सिर्फ दो प्रकार की अच्छी लगती है। एक माँ की गोद में खेलते हुए छोटे बच्चे की नग्नता अच्छी लगती है, चाहे वो नंगा है, बड़ा प्यारा लगता है। और एक नग्नता वो अच्छी लगती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी कविता के माध्यम से अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा। तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर जिसका बना हो तन कुंदन, भला जमाने में उससे सुंदर और मूरत क्या होगी। और जिसने कपड़ों वासना और विकारों का कर दिया हो त्याग, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। एक ये नग्नता अच्छी लगती है। नग्नता सिर्फ दो अच्छी लगती है, एक ये और एक वो जो छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। सर समय और बोल लीजिएगा कोई। देखो अच्छा कुछ आप बताओ। अच्छा पहले तो भैया स्टैंड अप, आप कोई भी एक हो जाओ। सुबह जैसे स्कूल में आप प्रवेश करते हो, पहला आपका लेक्चर लगता है, तब तक क्या होता है इस स्कूल में? थोड़ा समय अगर हाँ, और ठीक है, प्रार्थना मतलब इनकी बहुत बढ़िया, सिट डाउन। हाँ वही सर, ऐसा कई स्कूलों में देखा है कि आए बच्चे, बिठाया, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत हुआ और अंदर, और 4 बजे फिर छोड़ दिया। बच्चों को यही नहीं पता है कि ये कौन है। नहीं सर, हम तीन प्रकार हाँ मैं समझ गया, उन्होंने प्रार्थना बोला ना, मैं समझ गया कि सब जो होना चाहिए वो सब हो रहा है। हाँ। कुल मिला के बात ये देखो, एक सेकेंड, ये स्कूल आप है ना। देखो इस स्कूल को बनाने में, इस स्कूल को यहाँ पर लाने में भी कुछ मेहनत तो लगी होगी कि ऐसे ही बन गया। कुछ तो हुआ होगा, है ना। पहले विचार आया होगा, विचार के बाद फिर ये सर वो सर मैडम किसी से विचार विमर्श किया होगा, फिर सोचा होगा कि भैया गांव में स्कूल की ज़रूरत है तो स्कूल लगाया जाए, कुछ किया जाए, है ना। तो व्यक्ति कोई भी हो, जब तक वो विचार अपने माइंड में अपने दिमाग में नहीं लाता है तब तक कुछ भी नहीं होता है ना। तो एक सर के ऊपर 4 कविता की एक लाइन है जो सर के लिए, मैं सर के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान कर जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। सब अपनी मेहनत का करिश्मा है। मेहनत करोगे तो सब होगा। आप भी जितना अच्छा मेहनत करोगे आप भी उतना ही आगे जाओगे। समय का जितना सदुपयोग करोगे, समय की आप जितनी कद्र करोगे, समय भी आपकी उतनी ही कद्र करता जाएगा। आप समय की 10% कद्र कर रहे हो तो समय आपको 50% दुगना 50% बेनिफिट मिलता है समय का। आपने किसी की हेल्प करी, वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता, बट आपने अगर समय का अगर ध्यान रखा तो समय आपको बहुत कुछ देगा। ये समय की सबसे बड़ी महानता है और इस संसार में देने के लिए सब रुकते हैं। आप घर पे जाओगे, आपकी मम्मी आपका इंतज़ार कर रही होगी खाना खिलाने के लिए, कहाँ भी जाओगे सब इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन एक सिर्फ एक समय है जो इंतज़ार नहीं करता। समय पे ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो वो आगे निकल जाता है। बस रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी, सब रुक जाएंगे, समय कभी नहीं रुकता है। वो बस अपनी झोली को डालते ही रहता है और आप अपनी झोली को ऐसे फैलाते रहो। बस वो डाल गया, वो डाल के जाएगा, आप उसे समेटो या बिखेरो और दोबारा फिर आना भी नहीं है। ये समय जो आपका अभी बैठने का है 8 तक पढ़ने का, अब हम सोचें कि हम यहाँ बैठ जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े हो गए, वो अगर सोचे कि अब वो यहाँ आ जाए तो नामुमकिन है, क्योंकि समय गया उनका, हमारा भी समय गया नीचे बैठने का।
झोली में झूला झिलने का आपका भी समय गया। आप सोचो कि वो आनंद अब आप ले लो। आप छोटे बच्चे को झुलाते हो ना घर पे, तो कितना आनंद से झुलाते हो। कभी कल्पना करें कि जितना आनंद मुझे झुलाने में आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आनंद उस बच्चे को भी आ रहा होगा। तो क्या आप झूल सकते हो क्या उस झोली में? आप झूल सकते हो, लेकिन कोई वो झूला नहीं देगा। फिर आपने ही पैर से ऐसे करना है, ऐसे। आप सोचो कि मुझे कोई मचका देने आ जाए, वहाँ झूला झुलाने आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि समय गया। आपका समय था तब आपको झुलाया गया। इसलिए समय की कद्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा पड़ोसी देश पे भी बोल दें। बोल दीजिएगा। कौन सा है पड़ोसी देश अपना? अमेरिका अमेरिका। कहाँ पड़ोसी? कोई बात नहीं। सबसे अच्छा पड़ोसी इंडिया देश के हमारा, पड़ोसी का नाम बताओ। जो देखो होता क्या है, भारत एक सशक्त देश है। घर पे किसी के होते हैं ना चार पांच लड़के, उसमें से एक लड़का थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाता है, होता है ना, वो किसी की नहीं मानता है, शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, सिगरेट पीता है, स्कूल नहीं जाता है। ऐसे भी भारत माता के 4-5 पुत्र हैं। एक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सबसे पहले एक उद्दंडता करी थी भारत के एक बेटे ने, जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? सबसे बड़ा बेटा है वो, भारत का पहला सबसे बड़ा बेटा। और भारत का सबसे छोटा बेटा जो हमारी आंख में दबा हुआ है लेकिन फिर भी हमें आंखें दिखा रहा है, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को आपने बता दूं, आपने न्यूज़ों में पढ़ते हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो भारत का जो चित्र है ना, देखना, ये पूरा भारत का चित्र है, और ऐसे यहाँ है भारत, वो बांग्लादेश, यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, अंदर दबा हुआ भारत। अब भैया कोई हमारे कांख में कोई चीज़ है, से दबा देंगे तो दब जाएगी। वो हमारी कांख में है लेकिन फिर भी वो आंखें दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है ना। ऐसी आंखें पाकिस्तान ने भी दिखाई थी, 1965 में दिखाई थी। 1965 में एक युद्ध। आंखें खाली वो दिखाते हैं, काम फिर हम करते हैं। उनका काम है क्या है? आंखें दिखाना। फिर जो बचा हुआ काम है ना, वो कौन करता है? हम करते हैं। हम मतलब भारत देश है ना। वो लड़ाई स्टार्ट जरूर कर देता है वो, बिल्कुल ये बात मानी, लेकिन फिर खत्म हमें करनी पड़ती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का, अभी 3-4 साल हो गए इस बात को, पाकिस्तान का एक सैनिक बड़ा अच्छा वीरता दिखाई उसने, और भारत के सैनिकों से लड़ते हुए उसकी डेथ हो गई। जब भारत ने उस सैनिक को देखा, भारत पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा सैनिक था जिसने भारत को ऐसा लगा कि यह सैनिक हिंदुस्तान का होना चाहिए था। बड़ा जिगरे दिल था उसका। भारत के सैनिक ने उस सैनिक की डेथ पर सैल्यूट किया था ऐसे। तब पाकिस्तान डिफेंस से देख रहा था, ये हमारा सैनिक मरा हुआ है और वो मर चुका है, लेकिन फिर भी भारत के सारे सैनिक उसे सैल्यूट कर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा। ये बात वहां तक पहुंची तो वहां के लोगों ने बोला कि जब भारत उस लड़के से लड़ रहा था ना, हमारे सैनिक से, पाकिस्तान का, तो बड़ी वीरता से लड़ा था, भारत को बड़ा अच्छा लगा ये। तो वहां पर एक पुरस्कार दिया। फिर वो तो मर गया, फिर उसका पूरे एक डिफेंस बुलाई और उसकी पत्नी को बुलाया, उसका एक बेटा था। कितना बड़ा था वो बच्चा? इतना बड़ा, उस सैनिक का, पाकिस्तानी सैनिक का लड़का। सब उसको सम्मान दिया जाता है। आपको पता है कि डेथ, भारतीय सेना में अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो सम्मान फिर उसकी पत्नी को या फिर उसके बेटे को दिया जाता है सर। तो वहां पर बुलाया गया उसकी पत्नी को। पत्नी ने बोला कि अगर मेरे पति ने इतनी शोहरता से अगर हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ी थी तो मैं चाहती हूँ कि ये अवार्ड जो आप दे रहे हो, पाकिस्तान रत्न अवार्ड, ये मेरे बच्चे को दो, ताकि ये भी ऐसी वीरता दिखाए। बच्चे को जैसे ही वो अवार्ड देने गए तो बच्चे ने मना कर दिया। महज 11 साल का लड़का जिसने पाकिस्तान सबसे सर्वोच्च पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। उस बच्चे ने कहा कि अगर आप मेरे पिता की आत्मा को शांति देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ते लड़ते मेरे पिता ने वास्तव में हिंदुस्तान की हालत खराब अगर कर दी हो, अगर आप ऐसा मानते हो, नहीं फिर भी अगर आप कुछ पुरस्कार देना चाहते हो, तो आप इतना सा काम कर दो कि भारत से युद्ध लड़ो और खाली 2 इंच कश्मीर अपने कब्जे में ले लो। बस लड़कर ले तो बहुत रखा है आपने, पर वो जबरदस्ती का ले रखा है बिना युद्ध से। भारत वहां से हट जाता है ना, आप अपने आगे सीमा आगे बढ़ा। एक बार लड़कर खाली 2 इंच में कश्मीर अपने कब्जे में कर लो हिंदुस्तान का। अगर आपने 2 इंच कश्मीर अगर हिंदुस्तान का कब्जे में कर लिया लड़कर, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे पिता की आत्मा को शांति दे दी। पाकिस्तान तो मूर्ख देश है। पाकिस्तान की डिफेंस ने हाँ भी कर दी उस बच्चे को। ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम भारत से लड़कर 2 इंच कश्मीर तुम्हारे पाकिस्तान के कब्जे में लेंगे और तुम्हारे पिता को एक पुरस्कार देंगे। तब भारत के कवियों ने, मतलब कविता के माध्यम से, पाकिस्तान को समझाया कि कैसा वचन दे दिया तुमने अपने लड़के को, उसको बेचारे को। जो वचन ऐसा दो जो पूरा कर सको, है ना। भैया बाजार से केले ले आएंगे, सेब ले आएंगे, अब हम बोल दें कि आपके लिए कोहिनूर का हीरा ले आएंगे, कहां से ले आएंगे? मिलेगा ही नहीं तो कहां से ले आएंगे? अब पाकिस्तान ने वो बोल दिया कि दे देंगे। मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने गलत डिसीजन लिया उस बच्चे के सामने। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक पहले भी सिखलाया था इसके बापों को, एक सबक पहले भी सिखलाया था इसके बापों को। 1-2 इंच कश्मीर भरा तुम भारत से लड़कर ले लोगे, 1-2 इंच कश्मीर भरा तुम भारत से लड़कर ले लोगे। इस 1-2 इंच कश्मीर के चक्कर में वो लाहौर कराची भी दे बैठोगे, 1-2 इंच कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची भी दे बैठोगे। थोड़े दिन पहले आपको पता है कि भारत के सैनिकों की 2 सैनिक
की गर्दन काटी गई थी और पाकिस्तान में उन सैनिकों की गर्दन से फुटबॉल खेला गया था। सर सुना होगा आपने। सर 2 सैनिक थे, सुधाकर और एक और कुछ नाम था। दोनों सैनिकों की गर्दन काटी गई और गर्दन से फुटबॉल खेला गया था पाकिस्तान में। भारत के सैनिक ने पाकिस्तान में गर्दन काट दी। कितना आश्चर्यचकित वाली बात है। किसका खून नहीं खोलेगा परसुलकर अखबारों में, 2 लाइनें खाली उस गर्दनों पर। किसका खून नहीं खोलेगा परसुलकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। ये पाकिस्तान है जो ऐसी हरकतें करता है। एक वो भारत है जिसका सैनिक मर गया और उस सैनिक को सैल्यूट किया था हिंदुस्तान के जवानों ने, और एक पाकिस्तान है जो भारत के सैनिक उसके कब्जे में आ गए। देखो सब सरकारों की बात है, मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता। वो सरकार थी तब भारत के सैनिक वहाँ गए और 4.5 दिन बाद गर्दन काटी गई थी। कितने दिन बाद? उनको पकड़ लिया, भारत के पूरे न्यूज़ चैनल पे हो गया कि 2 सैनिकों पाकिस्तान के कब्जे में, उसके बाद गर्दन काटी गई थी। 4.5 दिन का मोहलत दी थी पाकिस्तान, उसके बाद भी गर्दन काटने में समर्थ रहे। और एक अब की सरकार है, एक अब के लोग हैं जो अभी थोड़े दिन पहले भारत का एक सैनिक प्लेन के माध्यम से पाकिस्तान में गिर गया। ये खबर भारत में पहुंची और 24 घंटे तो तब पूरे हुए जब वो पाकिस्तान से सुरक्षित यहाँ आ गया। मारा तो सही उसको, लेकिन वो आ गया। कौन? अभिनंदन सिंह। एक अब का लोकतंत्र है, एक वो लोकतंत्र था। सब लोग, लेकिन इस लोकतंत्र में मैं तारीफ कर दी, लेकिन इसका भी एक मसला है। अभी थोड़े दिन पहले भारत की इसी राजनीतिक ने पाकिस्तान से सुरक्षा की मांग कर ली कि हम सुरक्षा चाहते हैं। किससे? पाकिस्तान से। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, क्या उससे क्या सुरक्षा मांगना, और पाकिस्तान से शांति मांग रहा है कि हमें शांति चाहिए। जो देश शांति की परिभाषा नहीं जानता, वो देश क्या आपको शांति देगा? घर का एक बिगड़ा हुआ लड़का है, उसको कितना भी समझा दो कि तू ये मत किया कर, वो मत किया कर, लेकिन फिर भी वो करता है। फिर उसके सामने ज्ञान लगाना, उसको ज्ञान और गीता पढ़ाना मूर्खता का लक्षण है। क्या मूर्ख? उसको तो बोल दोगे आप, सुबह पढ़ा दिया उसको, बेटा तू शराब मत पीना, शाम को फिर शराब पी के आएगा। उसको तो मारो, पी के आया और उसी टाइम मारो, तब सुधरेगा। आप उसे ज्ञान दे रहे हो कि तू पी के मत आना, तुम उस लोगों के बीच में मत बैठना, ऐसा नहीं मानेगा वो, क्योंकि उसकी मेमोरी खत्म हो चुकी है सुनने वाली। उसकी मेमोरी सिर्फ अब मार वाली बची है। अगर मार से वो बच गया तो ठीक, वरना उसका अस्तित्व खत्म है, उसको उड़ा दो। यही है, उस समझाने की परिभाषा खत्म हो गई पाकिस्तान की। आप उससे सुरक्षा मांग रहे हो जो खुद असुरक्षित है। आज रोटी की समस्या पड़ रही है, उसको खाने की रोटी नहीं मिल रही ना, हम उससे सुरक्षा मांग रहे हैं। हमारे देश के ये 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, इन्होंने मांगा, इन्होंने पाकिस्तान को बोला हमें सुरक्षा चाहिए, हमें शांति चाहिए। अब उसमें एक कविता है, सुनना। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के चरणों में, ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में। हिंदू का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। पीपल छाया मांग रहा था यूं कर करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। ना, शेर सुरक्षा मांग रहा है। शेर मतलब हिंदुस्तान शेर है और पाकिस्तान से हम सुरक्षा मांग रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन, मतलब, और सुरक्षा मांगा वहां तो ठीक है, पाकिस्तान को ये बोला कि शांति चाहिए हमें। अब पाकिस्तान से क्या शांति चाहिए यार? जब सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, एक और कर दो, फिर अभी पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया 2 साल के लिए, वो जब गया, अब फिर एक ट्रेलर दे दो, फिर 2 साल के लिए। हर 2 साल में एक ट्रेलर देते रहो, बात खत्म। पर उससे शांति मांग रहे हो आप, और शांति वो क्या समझेगा शांति की भाषा? ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के चरणों में। पीपल छाया मांग रहा था यूं कर करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम शांति ढूंढ रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम शांति ढूंढ रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम किससे शांति मांग रहे हैं? उनसे। किससे शांति मांग रहे हैं? पाकिस्तान सिर्फ एक भाषा जानता है। अगर उसे सिखाना है तो सिर्फ एक भाषा जानता है, और हिंदुस्तान का एक शख्स है, ये वो भाषा उसके पास है। मैं अपनी कविता की अंतिम लाइन में बताऊंगा कि वो शख्स कौन है। उसकी अगर भाषा पाकिस्तान को समझाई जाए तो पाकिस्तान समझ जाएगा। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, बनकर सौदागर बैठे हैं आतंकी के मंडी के। आतंकी है वहां पे, क्या है? आतंकी है वहां पे, आतंकवादी। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, पिंडी रावलपिंडी वहां का एक शहर है ना, वो नाम है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, बनकर सौदागर बैठे हैं आतंकी के मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, फिर भी ना समझे तो बुलडोजर की भाषा समझा दो, फिर भी ना समझे तो बुलडोजर की भाषा समझा दो, फिर भी ना समझे तो बुलडोजर की भाषा समझा दो। आपको नहीं पता है ये बुलडोजर की भाषा क्या है? सर लोग को पता है। जब आप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में बुलडोजर की भाषा क्या है। बताऊं क्या नाम? कोई जानता है ऐसा? खड़ा कोई बच्चा अगर नाम बताएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बुलडोजर की भाषा कौन पढ़ाता है अपने देश में? क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार क्लिपिंग। नाम क्या है दुर्गा शंकर उनका? भारत में दुराचार के मामले इतने हो रहे हैं, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जब तक भारत की नारी सशक्त नहीं होगी, भारत की लड़की अगर रिटर्न जवाब देना चाहे तो शायद वो करने वाला विचार करे उस बात पर तुरंत, वहीं पर, चाहे कोई ना हो पास में। थोड़ा सा, एक बार एक बस में लड़के और लड़कियां बैठी हुई थी, एक लड़की बैठी हुई थी और एक पीछे से एक लड़के ने दुपट्टे को हाथ लगाया, उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करी। उस लड़के ने वहीं जवाब दे दिया, उस लड़की ने।
उस लड़की ने क्या जवाब दिया उसका मैं आपको कविता के माध्यम से बता रहा हूँ, है ना। उसके दुपट्टे को खींचा उसने, और लड़की ने जो जवाब दिया अपनी भाषा में दिया होगा, मालवी होगी तो मालवी में, तमिल होगी तो तमिल में, गुजराती होगी तो गुजराती में, राजस्थानी होगी तो राजस्थानी में, है ना, महाराष्ट्रियन होगी तो महाराष्ट्रियन में, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी। लेकिन मैं उस भाषा को अपनी कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उस लड़की ने क्या कहा होगा, दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर मत छल छल कर, सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार कर तेरा होलिया बिगाड़ दूंगी मैं। और मुझे पे क्या मरता है जा मर मेरे देश पे, कफन के लिए तेरे दुपट्टा उतार दूंगी मैं, कफन के लिए तेरे दुपट्टा उतार दूंगी मैं। अब इतना कुछ बोलने के बाद फिर हिम्मत नहीं हुई होगी उस लड़के की, डबल फिर हाथ लगाया उसको, हुई होगी क्या? ये सशक्त नारी का एक स्वाभिमान होना चाहिए, उसमें अपनी एक पावरफुलता होनी चाहिए। जब तक भारत की नारी सेल पे स्टार्ट नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, स्वावलंबी नहीं होगी, तब तक ये सारे काम चलते रहेंगे। हर बार उसका भाई साथ नहीं रहेगा, हर बार उसका पति साथ नहीं रहेगा, हर बार उसका पिता साथ नहीं रहेगा। देखो नारी का मामला मैं बताता हूँ आपको, व्यक्ति सेल पे स्टार्ट होता है। नारियों का क्या है, लड़की का जन्म हुआ, शादी नहीं हुई, तब तक उसका पालन पोषण, उसकी जिम्मेदारी उसके पिता के हाथ में रही। कहाँ तक रही? पिता के हाथ में। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल गई तो उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? पति के हाथ में आ गई। बूढ़ी हुई, उसके घर संतान हुई, हो सकता है उसके पति की डेथ हो गई, वो भी बड़ी उम्र में, लड़का 20-25 साल का हो गया। उसके बाद फिर उस औरत की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? उसके पुत्र के हाथ में। और यहाँ पर भाई और पिता। लेकिन आजकल की नालायक औलादें ऐसी हो गई कि भाई बहन को नहीं समझ रहा है। ऐसे ऐसे पिताओं के उदाहरण आते हैं सब अखबार में कि पिता पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं पतियों के, ये कि पिता बड़े खुश होकर अपनी बेटी को विदा कर देता है और वो निकम्मा सलाह पीकर अपनी पत्नी को मारता है और फिर उसे छोड़ देता है। और फिर वो यहाँ आती है, फिर अपने मायके में, और फिर यहाँ कौन सताता है उसको? भाई और भौजाई। मतलब कहीं ना कहीं उसका जीवन ऐसे निकलता है। और अगर भारत की नारी सशक्त होगी, स्वावलंबी होगी, तो वो चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे, जहाँ रहे वहाँ सेल्फ स्टार्ट रहेगी, कॉन्फिडेंस से रहेगी, काम करेगी, हक्का मांगेगी और हक्का खाएगी। स्वावलंबी होगी, पति को बोल देगी, एक पहली बार मारा पतिव्रता, दूसरी बार मारा मर्यादा, तीसरी बार भैया रिटर्न हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहली बार पति ने चांटा मारा, मर्यादा, ठीक है पति परमेश्वर है, मार लिया। दूसरी बार मारा अगले दिन, मर्यादा, चलो ठीक है। तीसरी बार अगर मारना स्पष्ट बोल देना, अब रिटर्न हो जाएगा चांटा ऐसा कैसा। और जहां रिटर्न का बोला, चाहे कैसा भी शेर का हस्बैंड होगा, उसके बाप की ताकत नहीं कि वो रिटर्न उस पत्नी पर चांटा मार देगा। क्या मार सकता है क्या वो? और उसको ऐसा बोलना है कि आज तूने तो घर के अंदर चांटा मारा, मैं बाहर दहलीज में जाके मारूंगी। तेरे चांटे से मेरी इज्जत खराब नहीं होती है, लेकिन मेरे चांटे से तू जीने का काबिल नहीं बचेगा। अगर इज्जतदार होगा ना तो दोबारा सर वो पत्नी अपनी पत्नी की तरफ न। लेकिन होता क्या है, भारत की लड़की बेचारी मर्यादा में रहती है, वो ये शब्द बोल नहीं पाती है। लेकिन आज की लड़की को अगर हम सेल्फ स्टार्ट करें, स्वावलंबी बनाए, तो वो बोल देगी, और वो बोल देगी तो ये सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। और भारत की लड़कियां इन सब बातों से परे होकर क्या क्या करना पड़ रहा है भारत की लड़की को, मैं आपको एक कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? लड़कियों की। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस और बुद्धि के साथ हर क्षेत्र युद्ध का विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को कांधा देकर शमशान तक भी अब जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को कांधा देकर शमशान तक भी अब जाने लगी बेटियां। और अंतिम पंक्ति, फिर भी क्या होता है? नित्य प्रतिदिन में ये सुनता हूं हर रोज, नित्य प्रतिदिन ये सुनता हूं हर रोज, फिर भी कोंक में क्यों मरती है बेटियां, कोंक में क्यों मरती है बेटियां। जय श्री राम। और आप सभी का आभार कि आपने मुझे यहाँ कुछ समय खड़ा रहने का जो अपना अमूल्य समय दिया। मैं इसके लिए आप सभी शिक्षकगण और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सर इनके बीच में मैं भी कहना चाहता हूँ कि सर ने जो हमें इतना कीमती समय दिया आप सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए हम सब आभार व्यक्त करते हैं और एक बार उनके लिए ताली बजाते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे इससे, क्योंकि आपने कविता के माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए, ऐसा मेरा मानना है। और आप इनके साथ और बोल दीजिएगा जिनसे इनको और मोटिवेट रहे और इनकी एग्जाम में सफल हो जाए। देखो मैंने क्या कहा, समय फिर नहीं आता है। आप एक बार त्रैमासिक का एग्जाम आपका बिगड़ गया तो आप अर्धवार्षिक के कितने भी अच्छे एग्जाम ले आओ, आप उस त्रैमासिक का एग्जाम का रिजल्ट वापस नहीं सुधार सकते। त्रैमासिक में अगर आप मैथ्स में फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, फिर अगले
दिन से बहुत पढ़ाई करी और अर्धवार्षिक में आपने मैथ्स में 50 नंबर आ गए आपको 50 में से, क्या वो 50 नंबर त्रैमासिक का रिजल्ट सुधार पाए? वो तो बिगड़ गया है। इसलिए ऐसी मेहनत करें कि बिगड़े ही नहीं, और बिगड़े ही नहीं तो उसे सुधारने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इस देश में देखो, मैं एक छोटी सी एक और आपको एक कविता याद आ गई। इस देश में देखो सब है, मुस्लिम को लेकर मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ। हमारे देश में ऐसी विचारधारा है कि मुस्लिम गलत है। सबसे पहले तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहूँगा, और वो है महात्मा गांधी। इतने असभ्य शब्द उनके बारे में बोले जाते हैं, गांधी गांधी, गांधीवादी, गांधीयों का विरोध, गांधी। देखो, ये आज के गांधी से उस गांधी की तुलना आज के संसार में राजनीतिक में सर हो रही है। उस समय महात्मा गांधी ने मुसलमान को यहाँ रहने का और हिंदुस्तान को वहाँ रहने का जो परमिशन दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि उस समय का मुसलमान बड़ा अच्छा था। क्या था? इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ा, इस देश के लिए जान दी। इस देश में ऐसे कई ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा ना आपने? वहाँ जनरल डायर ने गोली का आदेश दिया था, और जब बात आई सामने, जब वो आरोप लगा तो वो आरोप पठानों पर लगा। किस पे लगा? पठानों पे, कि एक पठान ने अपनी भाग रहा था एक पठान, तो उसको गोली मारने के चक्कर में सारे लोगों को गोली मारी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। एक पठान ने दावे के साथ कहा था कि जितने भी पठान मारे गए, यहाँ पे कई लाशें पड़ी है, हर लाशे को देख लो, अगर किसी भी पठान की अगर सीने पर अगर गोली लगी होगी तो पठान आज से क्रांतिकारी की इस रोल से बाहर हो जाएगा। और पोस्टमार्टम हुआ, जितने भी पठान थे सर, सारे पठानों को अलग लाया गया। 576 पठान मारे गए। 576 पठानों को जब देखा तो हर छाती पर मिस्टेक हो गई। कहाँ लगी थी गोली? 576 पठानों को गोली मारी गई। और जब पोस्टमार्टम करा गया तो उस पठान ने दावा किया था, अब्दुल अफ्तार गफ्फार ने, कि अगर एक भी पठान की अगर पीठ पे अगर गोली मिल जाएगी तो आज के बाद क्रांतिकारी के इस संघर्ष में पठान साथ नहीं देगा हिंदुस्तान का। लेकिन 576 पठान को जब गोली मारी गई तो सब पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी। ऐसे पठान थे, ऐसे मुसलमान था। तो फिर क्या महात्मा गांधी बोल देते ऐसे कि जाओ तुम, आपके गांव में कोई अच्छा व्यक्ति है, उसने अच्छा काम किया, नहीं फिर अगर बंटवारा हो तो क्या उसे भेज दोगे आप ऐसे कि जा तू तेरे यहाँ? यही कंडीशन थी कि महात्मा गांधी मुसलमान थे। जो व्यक्ति कलेक्टर के सामने खड़ा होकर अगर उससे बेजुबान, अगर कलेक्टर यहाँ आया, आपके गांव में कुछ विरोध हुआ हो, कुछ गलत काम हुआ हो, न अगर कलेक्टर भी अगर उस चीज को गलत नहीं मान रहा है, न अगर आप कलेक्टर के सामने खड़े होकर अगर कलेक्टर का सामना कर सकते हो, तो फिर महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने का आपको अधिकार मिलता है। क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे ऐसे लोगों के सामने फेस टू फेस बात करी। चंपारण अंग्रेजों के सामने फेस टू फेस बात करी, वहाँ के लोगों से ऐसे बात करते थे जैसे कि उनके लड़के से बात कर रहे हो इस देश के लिए। और आज महात्मा गांधी के बारे में न जाने क्या क्या बोला जाता है। इस देश में मुसलमानों ने क्या क्या किया, मैं आपको क्या क्या बताऊं। महाराणा प्रताप के सामने आपने अपने हाकिम का नाम सुना होगा, एक तोपची था। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान से युद्ध हुआ, एक अशफाक नाम का मुसलमान टैंक के ऊपर ही कूद गया। मर्डर पूछे मूवीज देखी होगी आपने, उसमें भैरव सिंह को बताया जाता है जो मिसाइल लेके जाया जाता है, वो भैरव सिंह, वो अशफाक का रोल है। वो बॉर्डर मूवीज आपने देखी होगी, उसमें सुनील शेट्टी भैरव सिंह बनता है सर, और वो मिसाइल ले वो क्या बोलते हैं उसको, गोला लेकर उस मिसाइल वो जो होती है ना मशीन, उसके नीचे चला जाता है, वो फिर ब्लास्ट हो जाती है। वो भैरव सिंह का रोल, अशफाक का रोल अदा हुआ है। अशफाक नाम के मुसलमान ने वो रोल रियलिटी में अदा किया था, तो उस मूवीज में बताया गया। ऐसे ऐसे मुसलमान इस हिंदुस्तान में हुए हैं। तो फिर महात्मा गांधी कैसे बोल देते कि इनको भेज दो वहां पर? ये कारण था। बाकी महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी, हाँ, वो खाली इस बात के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि शांति से आज़ादी मिले। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल शेखर, ये सब क्या चाहते थे कि इस देश को आज़ादी मिले लड़कर। क्योंकि ये गोरे लोग मानने वाले नहीं है, बातें नहीं मानेंगे। चुनाव होगा तो ये जीत जाएंगे षड्यंत्रों से, हम इन्हें लड़कर मानेंगे। उद्देश्य दोनों का एक जैसा था, उनका भी अच्छा था, इनका भी अच्छा था। बाकी सब हुआ। देखो आज एक सरपंच की कुर्सी व्यक्ति नहीं छोड़ता है। पहला पीएम का चुनाव हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि जनता तुम्हें चाहती है, लेकिन समय ये चाहता है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब जाके नेहरू को बनाया गया। प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जातिगत होती है कि वो तो पाटीदार थे, वो ये थे, ये वो थे, उससे अपने को क्या लेना देना, वो तो क्रांतिकारी थे। इस हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा है? युद्ध में ईमान लड़े सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ इतराता है। युद्ध में ईमान लड़े सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ इतराता है। आरती अजान संग पावन कुरान लड़े, हंसते हंसते अशफाक फांसी झूल जाता है। और बनता मिसाइल मैन अब्दुल कलाम तो सारे देशवासियों का सीना तन जाता है। बनता मिसाइल मैन अब्दुल कलाम तो सारे देशवासियों का सीना तन जाता है। ऐसे ऐसे मुसलमान इस देश में हुए, और फिर हम बोल दो कि मुसलमान को भगा दो, और हमेशा उनको पूजना चाहिए, है ना। खाली समेटना उनका मामला यह था कि कोई इधर मारे तो आप इधर गाल कर दो, एक और मार ले भैया, फिर तो शांति मिलेगी तेरे को। लेकिन आपका जमाना ऐसा नहीं है, कोई इधर मारे तो अपन भी जोर से उधर मार ही दो कि भैया तूने आज मारा, कल फिर मारेगा, परसों फिर पहले के लोग ऐसे शर्मिंदा हुआ कर, पहले के लोग बातों से मान लिया करते थे।
आंखों में शर्म थी। आज मुंह से, जबान से, हाथ से, पैर से कितना भी समझाओ नहीं समझते। इसलिए आज है ना, किसी ने इधर मारा तो तुरंत उसको झड़ दो, वो बातों से नहीं मानेगा। उसको समझा दो नहीं कि बेटा मत मारना, फिर मारेगा। और माँ बाप का भी हमेशा सम्मान करें। हमेशा व्यक्ति का सबसे पहला गुरु होता है उसकी माँ। कौन होता है? माँ। दूसरे गुरु ये चालू होते हैं। नहीं, पिता का तो कहाँ से कहाँ तक रोल अदा ही नहीं, बेचारा वो तो संघर्ष करते ही निकल जाता है। कहाँ से कहाँ तक किसी कवि ने, किसी राष्ट्रगाथ में कहाँ भी नहीं सुना मैंने, और बिना वजह से मैं भी नहीं बोलना चाहूँगा, हर जगह माँ को ही सर्वोपरि माना है। हमने भी जहाँ देखा है सब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, सब गुरु में भी माता का नाम आता है, कभी पिता को सर्वोपरि नहीं दिया। पिता का जीवन सिर्फ संघर्ष करते निकल जाता है। पहला गुरु होता है माँ, और माँ की रिस्पेक्ट अगर हुई, लेकिन आजकल की कमबख्त ऐसे औलादे हैं कि 4-5 बेटे ने माँ का बंटवारा होता है। 6 महीने वो रखेगा, फिर 6 महीने वो रखेगा, 6 महीने फिर वो रखेगा, 6 महीने फिर वो रखेगा, और माँ इधर उधर दर दर की ठोकरें खाती रहती। उसकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती और उसकी बद दुआएं कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 औलादों को पाल लेती है, लेकिन आजकल की कमबख्त 3-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। ठीक है सर, ठीक है सर। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री माते प्रार्थना करते, ऐसा कुछ किया ही नहीं। डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई, इंग्लिश सीखा, 1st, 2nd, 3rd, LKG, UKG, 8th, 12th, 10th ने डायरेक्ट बड़े बड़े कॉलेज ने, IIT ने ये सब करा। कभी गीता ज्ञान इन पे तो ध्यान गया ही नहीं। जब इन पे गया नहीं, जब राम के चरित्र को नहीं सुना, तो राम के चरित्र को जब नहीं सुना तो राम के, देखो सबसे बड़ा काम है परिवार। परिवार को अगर आप जोड़े रखोगे तो सबसे बड़ा काम होगा। परिवार सब सर्वोपरि है। आपने देखा है कितने कितने परिवार थे। इस देश को अगर जोड़ना है तो पहले अपने परिवार को जोड़ना पड़ेगा। परिवार जोड़ेगा तो फिर वो 4 परिवार समाज को जोड़ेंगे, 4 समाज 4 गाँव को जोड़ेंगे, 4 गाँव 4 कस्बे को जोड़ेंगे, और ये हिंदुस्तान जुड़ा रहेगा। परिवार सर्वोपरि है। अगर परिवार में भाई भाई को मार रहा है, पिता ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो अलग जा रहा है, परिवार, हमने देखे कि रामायण और महाभारत और इनसे क्या मिलता है? ये परिवार टूटे तो कितना क्या कुछ हुआ है। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलप ना पाया, लाखों की संख्या में थे लेकिन वंश पलप ना पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो ऐसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलप न पाया, लाखों की संख्या में थे लेकिन वंश पलप न पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो ऐसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था चंदन मंगल पर, एक पुत्र को राज्य तिलक और दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था जी, एक पुत्र को राज तिलक और दूजे को वन पहुंचाया था। ये परिवार टूटा था। ये परिवार टूटने के कारण कितना बखेड़ा हुआ। आपका परिवार अगर एक है तो सब एक है। इस हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान को मत देखो। ये हमारा परिवार टूटा, पाकिस्तान से, भारत से वो टूटा, तो अब ये टूटा, कल और कुछ टूटेगा, कल से पश्चिम बंगाल अलग हो जाएगा, शायद होने ही वाला है वो तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा अपने परिवार को जोड़े रखें और अपने परिवार का सम्मान करें। हमेशा अपने पिता की उम्र के लोग, अपने अंकल की उम्र के लोग, अगर गांव में अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हमें चांटा मार दिया, उसकी नज़र में अगर आप वो काम गलत कर रहे थे ना, उसने चांटा मार दिया, चाहे वो पिता की उम्र का है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, तो उसके ऊपर डबल रिटर्न जवाब नहीं जाना चाहिए कि तुमने मेरे को क्यों मारा। और अगर डबल जवाब जिस दिन आपका नहीं गया, समझ लेना कि आप समझदार हो गए और आप शिक्षित भी हो गए हो और आपका पढ़ना और आपका स्कूल आना सार्थक हो गया। लेकिन अगर बाहर वाले व्यक्ति को अगर आपने रिटर्न जवाब दे दिया कि क्यों तूने क्यों मारा मेरे को, तो फिर समझ लेना कि आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और आपके परिवार से ज़्यादा आपके गांव वालों को अधिकार होना चाहिए आपके ऊपर। सर, परिवार से ज़्यादा गांव वालों का अधिकार होना चाहिए कि मैं इस लड़के को दे भी दूंगा अगर यहाँ खेल रहा है, अभी टाइम हो गया है, 8:30 बज गए रात के, और अभी भी इसका घर उधर है नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है, उसकी ताकत होनी चाहिए गाँव वाले की कि मैं इसे दे भी दूंगा तो घर पर जाकर रोएगा तो घर वाले यहाँ नहीं आएंगे। इतना ये किरदार आपके अंदर आना चाहिए। अगर हर गाँव का, हर पिता की उम्र का व्यक्ति अगर हमें पिता दिखता है तो हर वक्त हमें डर दिखेगा, और हर वक्त डर दिखेगा तो हम गलत संगति में नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति में पिता को देखो, और जब हर व्यक्ति में पिता दिखेगा तो हम कहीं गलत जगह खड़े ही नहीं रहेंगे कि यहाँ तो पापा खड़े, यहाँ तो अंकल खड़े। आ रही मेरी बात समझ में? पिता को नहीं देखोगे तो डर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा तो सारे काम होंगे जो होते हैं, कभी बीड़ी से कभी सिगरेट से, है ना। परिवार को जोड़ना सबसे बड़ी बात है। इतना सब, जैसे आपने सब कुछ सुना है, उसके बारे में सुना, इतना सुना, इतना सब कुछ सुना है, इतना मुझको समझा दो। असमंजस में मैं पड़ा हूँ, मन की गुत्थी को समझा दो। जौहर से, घास की रोटी से और चेतक की टाप से क्या सीखा, गिरेबान में जाके देखो राणा प्रताप से क्या सीखा। पुरखों ने जो हम पर किए वो एहसान समझ न पाए, वो सर कटवा कर चले गए, बलिदान समझ न पाए। देख तरक्की भाई कि हम मन ही मन जलते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान भी करना छोड़ दिया, पश्चिम का कल्चर अपनाया और माता से नाता तोड़ दिया। जिस पर दुनिया नाच रही वो बीन बेच दी हमने, और अपनी अय्यासी के चक्कर में सारी जमीन बेच दी हमने, अपनी अय्यासी के चक्कर में सारी जमीन बेच दी हमने। दिन रात नशे के चक्कर में इतने अधिक मुस्तैक हुए, बोतल से निकले तो सिगरेट के छल्ले में कैद हुए, और पूजा करते थे जो चरित्र अब इंस्टाग्राम के मुजरों पर बिक जाते हैं। और कभी दान किए थे रजवाड़े अब बोतल में बिक जाते हैं, कभी दान किए थे रजवाड़े अब बोतल में बिक जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।